नमस्ते दोस्तों। आज हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। पहले कोर्स का रोड मैप देख लीजिए। मॉड्यूल 1 और 2 में कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसके टाइप्स और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स तथा रेवेन्यू। मॉड्यूल 3 और 4 में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड और मॉड्यूल 5 और 6 में एक्सपेक्टेड लॉस, अनसर्टेनिटी और डिस्क्लोजर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अकाउंटिंग से जुदा है। इसका मुख्य सवाल है कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू और कॉस्ट किस पीरियड में रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अक्सर 2 या ज्यादा साल चलता है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी एसेट या आपस में गहरी से जुड़े हुए एसेट्स के ग्रुप के कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है, जैसे ब्रिज, डैम, बिल्डिंग, शिप या टनल। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स 2 तरह के होते हैं। पहला फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर एक तय प्राइस पर सहमत होता है, और दूसरा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें अलाउएबल कॉस्ट के ऊपर एक फिक्स्ड फी या परसेंटेज मिलता है। उदाहरण लीजिए, ब्रिज बनाने का 50 करोड़ का तय प्राइस फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है और कॉस्ट के ऊपर 10% फी पर दाम बनाना कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों के फीचर्स रख सकते हैं। मॉड्यूल 1 कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, इसमें आता है शुरुआती तय कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट और उसमें वेरिएशंस, क्लेम्स और इंसेंटिव पेमेंट्स जुड़ते या घटाते हैं जब तक इनके आने की संभावना हो और इन्हें मेजर किया जा सके। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में 3 चीजें आती हैं। वो कॉस्ट्स जो सीधे उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हैं, वो कॉस्ट जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी से एट्रीब्यूटेबल हों और कॉन्ट्रैक्ट को एलोकेट की जा सकें, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के तहत कस्टमर को चार्जेबल हों। उदाहरण लीजिए, साइट लेबर, मटेरियल और इक्विपमेंट की डिप्रिशिएशन, ये डायरेक्ट कॉस्ट्स हैं। इंश्योरेंस, डिजाइन और टेक्निकल हेल्प एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स हैं, लेकिन जनरल सेलिंग और एडमिन कॉस्ट्स को एक्सक्लूड करते हैं जब तक वो रिइंबर्सेबल ना हो। मॉड्यूल 2 रिकॉग्निशन का रूल। सबसे पहले पूछिए, क्या कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम रिलायबली एस्टिमेट हो सकता है? अगर हां, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं, तो रेवेन्यू सिर्फ उसी हद तक जितनी कॉस्ट रिकवर होने की उम्मीद है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू और कॉस्ट उस स्टेज के हिसाब से रिकॉग्नाइज करो जितना काम पूरा हो चुका है, यानी जितना काम हुआ उतना प्रॉफिट उस पीरियड में। स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के 3 तरीके हैं। पहला और सबसे आम कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड, जिसमें अब तक की कॉस्ट को टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट से डिवाइड करते हैं। दूसरा सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, और तीसरा किए गए काम का फिजिकल प्रोपोर्शन। कॉस्ट टू कॉस्ट फॉर्मूला याद रखिए, स्टेज ऑफ कंप्लीशन बराबर है अब तक की गई कॉस्ट बता टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट गुना 100। इसी परसेंटेज से रेवेन्यू और प्रॉफिट रिकॉग्नाइज होता है। इलस्ट्रेशन 1, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100 लाख है। अब तक 40 लाख की कॉस्ट लगी और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 80 लाख है, तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन हुआ 40 बता 80, यानी 50%। इलस्ट्रेशन 2, इसी कॉन्ट्रैक्ट में स्टेज 50% है, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा 50% गुना 100, यानी 50 लाख। कॉस्ट रिकॉग्नाइज होगी 40 लाख और इस पीरियड का प्रॉफिट हुआ 10 लाख। मॉड्यूल 3, जब तक कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम रिलायबली एस्टिमेट ना किया जा सके, रेवेन्यू सिर्फ उसी हद तक रिकॉग्नाइज करो जितनी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रिकवर होने की उम्मीद है, और कॉस्ट्स को उसी पीरियड में एक्सपेंस करो जिसमें वो लगती हैं। इस स्टेज पर कोई प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं होता। अब AS7 का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अगर पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर नुकसान होने की उम्मीद है तो वो पूरा एक्सपेक्टेड लॉस तुरंत उसी पीरियड में रिकॉग्नाइज करो, चाहे काम कितना भी पूरा हुआ हो। ये प्रूडेंस का प्रिंसिपल है। इलस्ट्रेशन 3, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100 लाख है, पर अब रिवाइज्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट 120 लाख हो गई, यानी पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर 20 लाख का एक्सपेक्टेड लॉस है। चाहे स्टेज 30% हो या 7%, ये पूरा 20 लाख का लॉस अभी तुरंत रिकॉग्नाइज होगा। मॉड्यूल 4, अगर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू
जो पहले प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज हो चुका था, अब उसकी कलेक्टेबिलिटी पर शाक हो जाए तो उस अनकलेक्टेबल अमाउंट को एक्सपेंस के रूप में रिकॉग्नाइज करो। पहले रिकॉग्नाइज किए गए रेवेन्यू को रिवर्स या एडजस्ट नहीं करते। कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट्स और रेवेन्यू के एस्टिमेट्स प्रोजेक्ट के दौरान बदल सकते हैं। यह अकाउंटिंग एस्टिमेट में बदलाव है, जैसे AS 5 में पड़ा। इसे प्रोस्पेक्टिवली लिया जाता है, यानी करंट और फ्यूचर पीरियड्स में पिछले साल रीस्टेट नहीं करते। इलस्ट्रेशन फॉर क्यूमुलेटिव मेथड। ईयर 1 में 50 लाख रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ। ईयर 2 में क्यूमुलेटिव स्टेज 80% हो गया, तो क्यूमुलेटिव रेवेन्यू हुआ 80 लाख। ईयर 2 का रेवेन्यू निकालेगा 80 - 50 यानी 30 लाख। हमेशा क्यूमुलेटिव अमाउंट में से पिछला रिकॉग्नाइज किया हुआ घटाइए। मॉड्यूल 5। कभी एक साथ जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट्स के ग्रुप को एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह कंबाइन किया जाता है, और कभी एक कॉन्ट्रैक्ट जो काय एसेट्स कवर करता है यूज अलग अलग सेगमेंट्स में तोड़ा जाता है। यह तब होता है जब स्टैंडर्ड की कंडीशंस पूरी हों। मॉड्यूल 6 डिस्क्लोजर। बताना होता है पीरियड में रिकॉग्नाइज किया गया कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने का इस्तेमाल किया गया मेथड, और इनकर्ड कॉस्ट प्लस रिकॉग्नाइज प्रॉफिट्स, माइल हुए एडवांसेस और रिटेंशंस। अब पूरा AS 60 एक नजर में। आउटकम रिलायबल हो तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज कॉस्ट टू कॉस्ट से निकालो, उस स्टेज से रेवेन्यू और प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करो, और अगर पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर लॉस हो तो उसे तुरंत फुल रिकॉग्नाइज करो। रिवीजन कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट कई साल चलता है, इसलिए रेवेन्यू और कॉस्ट को स्टेज के हिसाब से रिकॉग्नाइज करते हैं। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करता है, और स्टेज निकालता है इनकर्ड कॉस्ट बता टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। और याद रखिए, अगर आउटकम रिलायबली एस्टिमेट न हो तो रेवेन्यू सिर्फ रिक्वेरेबल कॉस्ट तक। अगर पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर लॉस एक्सपेक्टेड हो तो उसे तुरंत पूरा रिकॉग्नाइज करो, और एस्टिमेट में बदलाव प्रोस्पेक्टिवली लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।